नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है शाम के इस लाइव परिचर्चा में, जिसमें आज हम लोग भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और सभी जो लोग हैं उनका सबका जुड़ने का हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। जो लोग आज के सेशन में जुड़ना चाहते हैं अभी और सबको हम परिचित भी करा देंगे कि कौन कौन लोग हैं जो आज के सेशन में यहाँ आ रहे हैं। और साथ ही साथ कुलदीप राजपूत है हमारे बीच में। कुलदीप राजपूत के अलावा लतेश राजपूत, गुड इवनिंग लतेश। अंजलि राजपूत, गुड इवनिंग। धीरज सिंह राजपूत, रवि लोधी राजपूत, स्वागत है आप सभी लोगों का। रवि एल आर, अनुज पथरिया, लोकबन सिंह, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है इस पर चर्चा में। और रामचंद्र वर्मा जी, इंजीनियर भुवनेश लोधी, परी एंजल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग आज भारत के इतिहास के बारे में करेंगे। शिवशंकर राजपूत, यशपाल सिंह राजपूत, थोड़ी देर हम लोग इंतजार करते हैं सभी लोगों का जुड़ने का। और एक बार सभी जब लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे। वेलकम लोधी शैलेंद्र राजपूत जी, राम सजीवन लोधी अयोध्या से हमारे बीच में हैं। घनेन्द्र लोधी जी हरिद्वार से हमारे बीच में हैं। हरिमोहन राजपूत जी इटावा से हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग राजपूत साहब। अमन कुमार राजपूत, लोधी शैलेंद्र राजपूत हमारे बीच में नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। नरेंद्र सिंह राजपूत हमारे बीच में। शिव मोहन सिंह लोधी जी पन्ना मध्य प्रदेश से, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। विजय राज कासगंज यूपी से। अमित कुमार, गुड इवनिंग अमित। सोनू लोधी राजपूत, तो सभी लोगों का स्वागत है। और अन्नू लोधी, मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आ रही होगी क्योंकि अब थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ शांति है, आवाज़ नहीं है। अनीता लोधी, गुड इवनिंग। राम सजीवन लोधी, नमस्कार। चंद्र प्रकाश लोधी राजपूत, रवि लोधी, सचिन राजपूत लोधी, गुरदीन सिंह राजपूत, शुभ संध्या। गुरदीन भाई कैसे हैं आप? तो मेरी आवाज़ मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट आ रही होगी क्योंकि इस यहाँ पर शोर बिल्कुल भी नहीं है। बाहर का कोई वॉइस या कोई भी नॉइज पोल्यूशन नहीं है, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं है। सो इट्स वेरी क्लियर। ओम शिव वर्मा, शिवम राजपूत, यशपाल सिंह राजपूत, चलिए। अमन कुमार राजपूत हरदोई से हमारे बीच में है। ओम शिव वर्मा जी, गुड इवनिंग। खुशी राजपूत, गुड इवनिंग खुशी। रामचंद्र वर्मा जी, लक्ष्य के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ज्ञान सिंह राजपूत जी का आज जन्म दिवस है। उनको लक्ष्य परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू लोधी शिवपुरी मध्य प्रदेश से। हेमराज सिंह राजपूत, अर्जुन सिंह, रविकांत सिंह राजपूत, चलिए। तो काफ़ी लोग आप सेशन में जुड़ चुके हैं और गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भगवान सिंह लोधी ठाकुर हमारे बीच में हैं। अभिषेक लोधी राजपूत, हाउ आर यू अभिषेक? पढ़ाई कैसी चल रही है लॉकडाउन में तुम लोगों की? लोकमन सिंह, प्रेमपाल लोधी, अनुराग सिंह, गुड इवनिंग अनुराग। डॉक्टर नारायण पटेल, गुड इवनिंग। तनुष्का राजपूत, चलिए। अजय राजपूत लक्ष्य के एटा के जिला अध्यक्ष हमारे बीच। अर्जुन सिंह, रविंद्र सिंह राजपूत अमेठी यूपी से। इंजीनियर ओमकार सिंह लोधी शाहबाद हरदोई से। रोहित सिंह लोधी उत्तर प्रदेश पुलिस। यश प्रताप सिंह, जीतू राजपूत, कृष्णा सिंह लोधी, अर्जुन सिंह बार बार, चलिए। तो संजय लिल्हारे हमारे बीच में है। ओम प्रकाश राजपूत जी, कुंवर अखिलेश राजपूत सौरिक कन्नौज से। शंकर सिंह राजपूत, तो चलिए सभी लोग लगभग जुड़ चुके हैं। और आज हम लोग गुप्त वंश के एक ऐसे शासक, कारण गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
हरिओम लोधी राजपूत, राजू मोहन लोधी, डॉक्टर मोनू राजपूत, अजय राजपूत, कुलदीप राजपूत, सर्वेश कुमार लोधी, लाला भैया सिंह, रूप किशोर राजपूत। चलिए कुछ और लोगों का हम लोग इंतजार करते हैं जुड़ने का। लगातार लोग जुड़ रहे हैं चर्चा में। रामकिशन राजपूत जी, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी, इंजीनियर ओमवीर सिंह आर्या। मैं अच्छा हूं इंजीनियर साहब, आप कैसे हैं? और बना भंवर सिंह नरवरिया जी, शुभ संध्या, नमस्कार, कैसे हैं आप? विनोद सिंह जी हमारे बीच में हैं। श्याम सुंदर राजपूत, राघवेंद्र सिंह राजपूत, रविकांत सिंह राजपूत बदायूं से हमारे बीच में। एडवोकेट DS वर्मा और राजकुमार लोधी, अखिलेश राजपूत, राहुल कुमार RBS लोधी, KP लोधी राजपूत, लोधी नितेश राजपूत, मनीराम कारपेंटर, मनीष राजपूत, जितेंद्र कुमार राजपूत। तो बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते मुझे लगता है कि अब शाम के सेशन में भी 150 से ऊपर लोग अब जुड़ रहे हैं। तो शाम का समय लोग अब निकाल रहे हैं चर्चा के लिए। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन कि शाम को हम लोग टीवी में देख करके अनावश्यक डिबेट देखें। खास करके न्यूज चैनल पे आप लोग देखते होंगे कि जो डिबेट्स हैं वो डिबेट इररिलेवेंट डिबेट्स आते हैं, माइंड को वो काफ़ी नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। उससे बेहतर है कि हम लोग शांत चित्त होकर के किसी भी विषय के बारे में चर्चा करें, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जिस समाज से हम आते हैं उस समाज में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार, एजुकेशन की बातें होंगी। सो चलिए, अब आई थिंक इस क्रॉस 200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं लाइव सेशन में। सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी के लिए पुनः बहुत बहुत स्वागत है इस पर चर्चा में। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा विषय है समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का इतिहास। कल हमने चर्चा की थी समुद्रगुप्त के बारे में, जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है, क्योंकि उसने बहुत सारी विजय हासिल की थी। और जो उसने विजय हासिल की थी उसकी सारी चर्चा हमने कल की थी कि प्रयाग, जिसको प्रयागराज आज की डेट में बोलते हैं, पहले उसका नाम इलाहाबाद था कुछ दिन पहले तक। और उसी प्रयागराज में इलाहाबाद का जो किला है, उस किले में एक बड़ा सा स्तंभ लगा हुआ है और उसी स्तंभ के ऊपर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर ने एक प्रशस्ति लिखी है, एक अभिलेख लिखा है। और उस अभिलेख में वो सारी जानकारी लिखी है जो समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कार्य किए थे। तो कल हम लोग उसकी चर्चा कर चुके थे और आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक रहा। तो अभी 2020 ईस्वी है, तो आज से लगभग आप समझ सकते हैं 1600 साढ़े 1600 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसका उपाधि थी, बहुत प्रसिद्ध उपाधि थी, विक्रमादित्य। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसी की उपाधि थी विक्रमादित्य। और तमाम ऐतिहासिक शोध ये दर्शाते हैं कि जो उज्जैन का विक्रमादित्य था वो कोई और नहीं था बल्कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, गुप्त वंश का शासक, वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। उसको उज्जैन में विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रगुप्त की जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र के बाद, वो उज्जैन ही थी। और इसी कारण से यह कहा जाता है कि संभवतः जो उज्जैन का विक्रमादित्य था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का शासक था, वही था। स्पष्ट। अब लेकिन इस बीच में क्या होता है कि समुद्रगुप्त के बाद हमें एक राजा के सिक्के और मिलते हैं, जिसका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त के कुछ सिक्के मिले हैं खुदाई में, और वो सिक्के ये दर्शाते हैं कि हो सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले कुछ समय तक उसका भाई रामगुप्त जो है शासक रहा हो। इतिहास में वर्णन ये मिलता है कि समुद्रगुप्त के बाद बड़ा बेटा होने के कारण रामगुप्त गद्दी का वारिस बना, लेकिन रामगुप्त बहुत डरपोक था और उस समय कुछ विदेशी आक्रमण हो गए, उससे उसने रक्षा नहीं की। तो स्त्री का वेश बना करके चंद्रगुप्त ने, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने विदेशी राजा की हत्या कर दी। और उसके बाद उसकी वीरता के कारण आगे चल करके पाटलिपुत्र और गुप्त वंश के जो अधिकारी थे उन्होंने ये तय किया कि चंद्रगुप्त को ही राजा
बनाया जाए। एक बहुत छोटा सा समय हमें मिलता है जिसमें रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपके जहन में बिल्कुल स्पष्ट हुई होंगी। चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, विक्रमादित्य, उसका शासनकाल भी लगभग 40 वर्ष रहा। 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक उसने शासन किया। तो जिस तरीके से समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे बड़ा विजेता था, जिसने सबसे ज्यादा लड़ाइयां जीती, उसी प्रकार से जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो कला और स्थापत्य का सबसे बड़ा राजा था। उसके शासनकाल में कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला। और उसी चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के कारण कुछ लोग ये कहते हैं कि गुप्त वंश भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल या स्वर्ण युग था। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि स्वर्ण युग की जो परिकल्पना है, ये परिकल्पना कुछ इतिहासकारों की है। वास्तव में स्वर्ण युग था या नहीं था, इसकी चर्चा हम लोग भी करेंगे और हम उसका मूल्यांकन करेंगे। और जितने भी सिक्के मिले हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, जितने सिक्के मिले हैं, ये दर्शाते हैं कि उज्जैन उसके राज्य में था। इसलिए हम लोग यही मान के चलेंगे कि उज्जैन का जो विक्रमादित्य था वो कोई और नहीं था, बल्कि गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, जिसका शासन उज्जैन पर भी था। क्योंकि उज्जैन के आसपास खुदाई से भी बहुत सारे उसके सिक्के प्राप्त हुए। और केवल उज्जैन नहीं, आप उज्जैन से लेकर पाटलिपुत्रा तक के सारे एरिया में हमें उसके बहुत सारे सिक्के, तमाम मंदिर और बहुत सारी साहित्यिक जानकारियां हम लोगों को मिलती हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, और कुछ बेसिक जानकारी उसके बारे में करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्ष तक उसने शासन किया, और वो पहला शासक है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। आपको याद होगा पहले जो राजा थे, महाराजा धीराज, इस तरह की उपाधि धारण करते थे। महाराजा धीराज, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये जो शासक है ये उपाधि ग्रहण करता है किसकी? विक्रमादित्य की। और शकों पर इसने अपनी विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने। जैसा मैंने कहा ना कि भारत में जब मौर्य लोग कमजोर हो गए थे, तो मौर्यों के कमजोर होने के बाद भारत के पश्चिमी उत्तर हिस्सा, जिसको आप समझ सकते हैं कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब, वहां पर बहुत सारे विदेशी लोग थे जिनको हम लोग बैक्टीरियन या ग्रीक कहते हैं। और उसके अलावा उसके बाद में शक लोग थे, और शकों ने भारत के अंदर आकर के कई क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था, और वो गए नहीं थे। वो कई सैकड़ों साल तक यही राज करते रहे। उसमें गुजरात में थे, मालवा क्षेत्र था, उसमें शक थे, मथुरा तक उनका राज्य था। और उसके बाद हम देखते हैं कुषाण जो राजा थे, जो कनिष्क प्रमुख था, उन लोगों ने भी भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा, और वो लोग भी लगातार छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन करते चले आ रहे थे। तो जब गुप्त राजाओं ने अपना शासन स्थापित किया, उस समय भारत के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे क्षेत्रों में शकों की एक बहुत बड़ी शक्तियां विद्यमान थी। खास करके उज्जैन के पास जो मालवा है उस क्षेत्र में, और गुजरात में, उस एरिया में बहुत बड़े क्षेत्रों पर शकों का कब्जा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्योंकि हम लोगों को समुद्रगुप्त की विजयों में शकों को हराने की जानकारी नहीं मिलती है। चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त था, जो इतना बड़ा विजेता था, उसकी कोई भी लड़ाई हम लोगों को शकों के साथ युद्ध में नहीं मिलती है। तो वहां हम देखते हैं कि शकों को हराने का कार्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने केवल शकों को नहीं हराया था, से काम लिया। चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों को बहुत बढ़ावा दिया, ताकि अपने राज्य के जो आसपास की शक्तियां थी, उन शक्तियों के साथ संतुलन स्थापित किया जा सके। उसमें क्या क्या प्रमुख था, जैसे मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं। कदम वंश, नागवंश, वाकाटक वंश और कदम्ब, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा, उसके साथ विवाह किया था। और उसकी खुद की जो अपनी बेटी थी चंद्रगुप्त की, उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह शक राजा रुद्रसेन से किया था। तो शकों के साथ उसने संधि कर ली एक तरीके से, और उधर उसने नागवंश की कन्या से विवाह करके उनके साथ में संतुलन स्थापित कर लिया। लेकिन इसका मतलब
शक केवल एक जगह के नहीं थे, शक बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में राज्य करते थे। तो एक जगह के शकों के साथ तो उसने विवाह कर लिया, बाकी कई सारे शक राजाओं को उसने पराजित किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके अलावा आगे हम देखते हैं कि जो वाकाटक में उसने विवाह किया था, और कदम जो राजा थे, कदम बेसिकली एरिया पड़ता था कर्नाटक महाराष्ट्र का एरिया, उनके साथ भी उसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने राज्य को मजबूत बनाया। और जो अपनी बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उसका विवाह शकों से करने के बाद उसने गुजरात, काठियावाड़ आदि राज्यों को, क्योंकि जो प्रभावती गुप्ता थी उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके 2 छोटे नाबालिग बच्चे थे। तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी बेटी के माध्यम से वो पूरे के पूरे क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य का ही हिस्सा बना लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कदम वंश में एक वहां पे कर्नाटका में था कदम वंश। कदम वंश की एक राजकुमारी के साथ चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह किया था। कुमारगुप्त को हम लोग आगे इतिहास में पढ़ेंगे, कुमारगुप्त कौन था। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि शकों के साथ में ये शक्ति संतुलन, कुछ शकों को पराजित कर दिया, कुछ के साथ में उसने वैवाहिक संबंध कर लिए। और उसके बाद क्योंकि शकों का जो क्षेत्र था वो मालवा था, आप लोग जानते होंगे भारत में जो उज्जैन इंदौर के आसपास का क्षेत्र है उसको मालवा भी कहा जाता है। आप में से जो लोग मध्य प्रदेश के होंगे उनको ये आइडिया होगा कि उज्जैन और इंदौर, धार, देवास के आसपास के क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। तो मालवा में शक एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, कुछ शकों को तो प्रत्यक्ष लड़ाई में परास्त कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। और जो गुजरात और काठियावाड़ के एरिया में उधर जो शक थे उसके साथ में उसने अपनी बेटी का विवाह किया और उनके साथ में एक संतुलन बना लिया। बाद में जो उसकी जो पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उसका जो पति था रुद्रसेन द्वितीय, उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में वो शासन कहने के लिए तो वास्तविक जो शक्तियां थी वो किसके पास आ गई? चंद्रगुप्त द्वितीय के पास, जिसको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं। और उसके अलावा कर्नाटक तक अपने राज्य को मजबूत करने के लिए चंद्रगुप्त ने क्या किया, अपने बेटे कुमारगुप्त का विवाह कदम राजकुमारी, इस तरीके से उसने भारत में एक मजबूत गुप्त साम्राज्य को स्थापित किया। और जैसा कि हमें ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, इसका प्रमाण है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, जिसकी उपाधि विक्रमादित्य थी, अगर उसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि उज्जैन का विक्रमादित्य कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो मुझे लगता है कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए। और जो किंवदंतियों में चंद्रगुप्त है, जो उज्जैन के आसपास की किंवदंतियों में जो विक्रमादित्य की चर्चाएं चल, सारे इतिहास का जगह दी और उसके महिमा मंडन में बहुत सारी चीजें लोगों ने लिखी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में एक यात्री आया था, कल भी जिसकी हमने चर्चा की थी, फायान फोकीकू करके उसने किताब लिखी थी भारत के बारे में। और उस किताब में फायान ने भारत के बारे में बड़ा अच्छा विवरण दिया है। जब फायान भारत आया था, बेसिकली फायान बौद्ध धर्म की खोज में भारत आया था कि भारत में बौद्ध धर्म का क्या स्तर है, कैसे कैसे वहां कार्य होते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म करते करते जब उसको यहाँ के राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी मिली कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम का राजा भारत में शासन करता है, पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी है, वो राज्य सुख संपत्ति से भरा हुआ है, एक धन संपन्न राज्य है। इस तरीके से फायान की किताब में चंद्रगुप्त के शासन और भारत के बारे में बड़ा अच्छा विवरण मिलता है, बहुत अच्छा विवरण हम लोगों को उस किताब में मिलता है। तो चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के दरबार में जो विक्रमादित्य था उसके दरबार में 9 रत्न थे, 9 कवि थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें थी लिखी, चिकित्सा पर, विज्ञान पर, साहित्य पर। उसके अलावा जो विदेशी यात्री है फायान भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां देता है, जो ये दर्शाता है गुप्त विक्रमादित्य का काल उपलब्धियों भरा काल भारत। उसके बाद अगर हम विजय की बात करें कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी, तो उसके बारे में सबसे पहले उसने गुजरात और काठियावाड़ के शक राजाओं को पराजित किया था, जिसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। जो शक शासक थे उनको उसने पराजित किया। उसके बाद उसने वाहिक, यहां पर एक शक्ति थी वाहिक, जो संभवतः कुषाण लोग और रहे होंगे, संभवतः
इतिहासकार ये मानते हैं कि वाहिक जो लोग थे वो कुषाण लोग ही थे, कुषाणों के ही जो वंशज थे वो लोग बाद में वाहिक कहे जाने लगे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वाहिकों को पराजित किया। तमाम ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोतों से हमें एक स्तंभ है उसका, महाशैली स्तंभ, उससे यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी, जबकि हम लोगों को समुद्रगुप्त के द्वारा उसकी जानकारी नहीं मिलती है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो अभी हमने कहा कि वाकाटक राज्यों के साथ में उसने बहुत बढ़िया संतुलन बनाया था, और उसकी एक बड़ी वजह यही रही थी कि वाकाटक जो है आपका जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में वाकाटकों का राज्य था, और वाकाटक एक बहुत बड़ी शक्ति थी। वाकाटकों की शक्ति इतनी बड़ी थी कि समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था तो समुद्रगुप्त जो वाकाटकों के राज्य से होकर नहीं गुजरा, बल्कि समुद्र के किनारे किनारे गया था, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश होते हुए। तो वाकाटक एक बहुत बड़ी शक्ति थे, और इन वाकाटकों की शक्ति के साथ सबसे बढ़िया जो संतुलन बनाया था वो आगे चल करके चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसने। उसके अलावा एक और जो विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, वो थी गणराज्यों की विजय। आपको पता होगा कि इतिहास में बहुत पहले से ही गणराज्यों की जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध के समय भी भारत में 10 गणराज्य थे, वहां पर जनता ही शासन करती थी। तो इस तरीके से इसी रूप में भारत में हमेशा बने रहे। तो जो प्रशस्तियां मिली हैं, क्योंकि गुप्त काल तक आते आते हम लोगों को बहुत सारे एविडेंस मिलने लगे हैं। गुप्त काल से पहले हम लोगों को एविडेंस इतने नहीं मिलते थे, लेकिन गुप्त काल में किताबें, साहित्य, मंदिर, तमाम चीजें हमको मिलने लगी हैं, और उन सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से स्पष्ट हो जाती हैं। क्लियर? उसके बाद चंद्रगुप्त का जो काल है वो भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अब स्वर्ण युग के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसके दरबार में 9 रत्न थे, और उन 9 रत्नों ने बहुत सारे साहित्य का सृजन किया। उसमें बहुत जानकार लोग थे। यह कहा जाता है कि भारत में विद्वानों का काल था। ये भारत में ये विद्वानों का काल था। क्या था इसमें? 9 लोग कौन थे? कालिदास, इसमें कालिदास सबसे बड़े कवि साहित्यकार, जिन्होंने कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी महान अमर कृतियां लिखी हैं। उसके अलावा धन्वंतरी, आपने सुना होगा, धन्वंतरी नाम का चिकित्सक थे, वो वैद्य चिकित्सक, वो भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। उसके अलावा छपड़क, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है, जिसमें तमाम तरह के रेवेन्यू के बारे में जानकारी दी गई है। शंकु, बेताल भट्ट, तो जो बेताल भट्ट है, बेताल भट्ट बेसिकली विक्रमादित्य के दरबार में, उनके दरबार में एक कवि थे, एक लेखक थे। तो जो लोग कहते हैं विक्रम और बेताल, तो संभवतः वो या तो बेताल भट्ट ने वो विक्रम और बेताल लिखी होंगी, या बाद में चल करके विक्रम जो बेताल भट्ट ने जो कुछ लिखा होगा उसको लोगों ने कहानियों का रूप दे दिया होगा। उसके बाद हमें कौन मिलता है? घटकरपर। ये नाम आप चाहें तो याद कर लेना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेन याद रखना। जैसे बारामेर, खगोल शास्त्री थे बारामेर, वो भी विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। चलिए, उसके अलावा वरुरुचि, ये भी बहुत बड़े विद्वान थे। भास्कराचार्य कौन थे? गणतज्ञ। उसके अलावा आर्यभट्ट का नाम आपने सुना ही होगा। आर्यभट्ट बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे। उसके अलावा विशाखदत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस नाम की किताब लिखी थी, विशाखदत्त, और देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक लिखा था। उसके अलावा शूद्रक, जिन्होंने मृक्ष कटिकम नाम की पुस्तक लिखी थी, वो भी इसके काल में थे। और ब्रह्मगुप्त का नाम आपने सुना होगा। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत दिया था, जिसके आधार पर आगे चलकर न्यूटन ने अपनी फिजिक्स विकसित की थी। तो न्यूटन की जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स में जो सिद्धांत दिए गए हैं, ये सिद्धांत बहुत पहले कौन दे चुका था? इन सिद्धांतों को बहुत पहले ब्रह्मदत्त नाम के एक भौतिक विज्ञानी थे विक्रमादित्य के दरबार में। तो विक्रमादित्य का दरबार था। विष्णु शर्मा नाम के एक लेखक थे। विष्णु शर्मा ने एक किताब लिखी है पंचतंत्र। तो विष्णु शर्मा जो थे वो
विक्रमादित्य के दरबार में थे। और आप सब लोगों ने ये सुना होगा पंचतंत्र के बारे में, पंचतंत्र की कहानियां, छोटी छोटी कहानियां हैं। तो वो जो पंचतंत्र लिखा है वो विक्रमादित्य के ही दरबार में एक लेखक थे जिनका नाम था विष्णु शर्मा, उन्होंने ये लिखा है। उसके अलावा भास्कराचार्य जैसा मैंने उल्लेख किया है। तो कुल मिलाकर के ये 9 रत्न थे जो अलग अलग विषय में, कोई खगोल शास्त्री था, कोई गणितज्ञ था, कोई भौतिक शास्त्री था, कोई साहित्यकार था, कोई कहानीकार था। इस तरीके से 9 रत्न हमें उसके दरबार में मिलते हैं, जो संभवतः किसी व्यक्ति के दरबार में इतने विद्वान लोग संभवतः रहे हों, और उनकी सबकी कृतियां अमर हैं। जैसे कालिदास को आप जानते हैं, कालिदास को अब तक का भारत का सबसे बड़ा कवि कहा जाता है। अब तक का भारत का सबसे बड़ा कवि कहा जाता है कालिदास को, स्पष्ट। तो ये भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल और उसकी उपलब्धियां हैं। गुप्त काल के जो मंदिर हैं, टेम्पल्स जो है, उनकी चर्चा हम लोग एक साथ करेंगे। जब हम पूरे राजाओं के बारे में पढ़ लेंगे तब हम लोग इसके जो मंदिर कला थी, इनकी मंदिर और साहित्य, 2 चीजें बड़ी प्रसिद्ध रही हैं इनकी, स्थापत्य कला और साहित्य, उनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो मुझे लगता है कि विक्रमादित्य के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी, और अब कोई ऐसा कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि उज्जैन वाले विक्रमादित्य को और उसको आप ना समझ पाओ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बाद उसका बेटा कुमारगुप्त गुप्त वंश का शासक बना, और 415 में, जैसा मैंने कहा कि 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक का जो काल था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। उसके बाद उसका बेटा कुमारगुप्त शासक बना। ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। जो मंदिर हैं उन मंदिरों का सबकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मंदिर किस गुप्त राजा के शासन काल में बने। तो कुमारगुप्त राजा बना, और कुमारगुप्त जो है समुद्रगुप्त की तरह विजेता था। कुमारगुप्त ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, तो कुमारगुप्त एक बड़ा विजेता था गुप्त वंश का। उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक वो राजा रहा। तो आप समझ सकते हैं 415 से 455 मतलब 40 साल ये भी राजा रहा। तो समुद्रगुप्त 40 साल, चंद्रगुप्त द्वितीय 40 साल और कुमारगुप्त 40 साल, तो 120 साल में इन 3 बड़े राजाओं ने गुप्त वंश के जो साम्राज्य था उनके ये शासक रहे। कुमारगुप्त के बारे में ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी ध्रुव देवी, उसका ये बेटा था। और इसके बहुत सारे अभिलेख हमको मिले हैं, बहुत सारे अभिलेख और मुद्राएं। कुमारगुप्त के तमाम अभिलेख और मुद्रा हम लोगों को मिले हैं, और उन मुद्रा और अभिलेखों के माध्यम से ही हमें उसकी उपलब्धियों के बारे में, उसकी विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। सेना को संगठित करना, बाकायदा हर का अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करना, इसके काल में इसने अश्वमेध यज्ञ इत्यादि किए थे, इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। और मैं आपको बताऊं कुछ और फैक्ट हैं जिनको मैं पढ़ता हूं कि क्या है। कुमारगुप्त के अभिलेखों और मुद्राओं से यह ज्ञात होता है कि उसने बहुत सारी उपाधियां ग्रहण की थी। क्या उपाधियां थी? जैसे महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र, हमारे जो फिल्मी स्टार हैं महेंद्र जी, उनका नाम भी महेंद्र है, महेंद्र सिंह, महेंद्र दिव्य, ये जो सारी उपाधियां थी वो कुमारगुप्त ने ग्रहण की थी। और कुमारगुप्त के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटनाएं जो रही थी वो ये थी कि पुष्यमित्र से उसने युद्ध किया था। एक भीतरी अभिलेख मिलता है उसका, बिल्कुल स्पष्ट। पुष्यमित्र नाम का एक राजा था, वो पुष्यमित्र शुंग नहीं है, ये पुष्यमित्र है, ये पुष्यमित्र अलग है। भीतरी एक अभिलेख है, उससे जानकारी मिलती है कि गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था और कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त को उसने भेजा था, और स्कंदगुप्त ने जाकर के उसको हरा दिया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत का अभियान किया था जीतने के लिए, उसी तरीके से कुमारगुप्त ने भी दक्षिण भारत की विजय का अभियान किया और दक्षिण भारत में उसने बहुत सारी लड़ाइयां जीती। उसके बाद ये हमें जानकारी मिलती है, सतारा जिला पड़ता है एक, आपने सुना होगा महाराष्ट्र में सतारा जिला, वहां से लगभग 1-1.5 हजार मुद्राएं मिली हैं। और उन 1-1.5 हजार मुद्राओं में से बहुत सारी मुद्राओं पर यह लिखा है कि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। आप लोग जानते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? मैं आपको बताता हूं कुछ यज्ञों के बारे में। हम लोगों ने बहुत शुरू में चर्चा की थी जब हमने वैदिक काल पढ़ा था
कि यज्ञ कितने तरह के यज्ञ होते थे। बहुत तरह के यज्ञ थे। जैसे एक यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, जिसमें राजा का राज्यारोहण होता था। जैसे कोई व्यक्ति जब राजा बनता था तो राजा बनने के बाद उसका राज्यारोहण होता था, जब उसका शपथ ग्रहण इत्यादि होता था तो उसको कहा जाता था राजसूय यज्ञ। उसके बाद एक होता था वाजपेयी यज्ञ, जिसमें वाजपेयी यज्ञ में संभवतः रथ दौड़ होती थी, मैं चेक कर लूंगा। और जो सबसे प्रसिद्ध है साहित्य में, जो सबसे ज्यादा इतिहास में प्रसिद्ध है, वो है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा के द्वारा यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था। अश्व क्या छोड़ा जाता था? घोड़ा। और उस घोड़े के साथ में राजा के कुछ सैनिक चलते थे, और वो घोड़ा जहां तक निर्बाध रूप से पहुंचता था वो सारा का सारा क्षेत्र उस राजा का माना जाता था। अगर किसी व्यक्ति ने उस घोड़े को रोक लिया, किसी व्यक्ति ने अगर उस घोड़े को रोक लिया तो उसे घोड़ा छोड़ने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। उसी को बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। तो हमें बहुत कम राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है कि राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उनमें से कुमारगुप्त एक राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। आप लोगों ने सुना होगा कि शायद रामायण में, आपने रामायण की उसमें कहानी में आपने देखा होगा कि लवकुश ने जो है राम के घोड़े को पकड़ लिया था। थोड़ा बहुत अगर आपने वहां देखा होगा तो वो भी उसी तरह की एक प्रक्रिया थी। मतलब वहां जो उस कथा में जानकारी मिलती है कि रामायण में राम के जो है घोड़े को लवकुश ने पकड़ लिया था। तो वो तो खैर एक कथा है, लेकिन एक्चुअल इतिहास में, वास्तविक इतिहास में अगर हम देखें तो कुमारगुप्त और पुष्यमित्र शुंग कई राजाओं के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी मिलती है। कई राजाओं के द्वारा इतिहास में वास्तव में अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी मिलती है। और इसको लेकर के यह भी हो सकता है कि संभवतः अश्वमेध छोटे से क्षेत्र में घोड़ा घूमता हो, क्योंकि हम लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत सारे राजाओं की जानकारियां मिलती हैं। लिखने के लिए तो यह लिखा है कि पूरी पृथ्वी का स्वामी वो राजा होता था जिसने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो प्रतीकात्मक होता था। और हैरानी की और कमाल की बात यह है कि घोड़े को बाद में यज्ञ में जो है उसकी बलि भी दी जाती थी। अच्छा, एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि कुमारगुप्त ने नालंदा जो विश्वविद्यालय है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, कहा तो यह जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत सबसे पहले अशोक ने की थी, लेकिन इतिहास में हमको यह प्रमाण मिलता है कि या तो नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा कुमारगुप्त ने बनवाया होगा या फिर नई जगह पर एक विश्वविद्यालय बनवाया था नालंदा में कुमारगुप्त ने। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, लेकिन बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत ये बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय मूलतः अशोक ने बनवाया था, बाद में फिर उसको तोड़ दिया गया क्योंकि उसमें बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म से संबंधित ज्यादा शिक्षाएं होती थी। तो आगे चल करके कुमारगुप्त ने फिर नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। भारत प्राचीन काल में कई मामलों में बहुत आगे था। जैसा मैंने कहा कि अभी हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखा कि उसके दरबार में 9 बहुत बड़े विद्वान रहा करते थे। तो ये दर्शाता है कि उस समय शिक्षा का स्तर अच्छा रहा होगा कुछ लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने बहुत सारे विश्वविद्यालय बनवाए थे, और ये कहा जाता है कि उस समय तक्षशिला अब बेसिकली पाकिस्तान में पड़ता है, तो तक्षशिला एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। दुनिया भर के विद्वान तक्षशिला में आते थे। उसके अलावा नालंदा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था बिहार में। विक्रमशिला एक बहुत बड़ा विद्यालय था। और आपको पता है पहले भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र रहा है भारत की राजनीतिक सत्ता का, वो बिहार रहा है। जो पाटलिपुत्र है, जिसको आजकल हम लोग पटना कहते हैं, यही पटना या पाटलिपुत्र बहुत लंबे समय तक भारतीय इतिहास की राजधानी रहा है। तो प्राचीन काल में भारत में, जैसे आज दिल्ली है, प्राचीन काल में अगर हम जाएं तो प्राचीन काल में भारतीय राजनीतिक शक्ति का केंद्र पाटलिपुत्र था। अधिकांश समय तक पाटलिपुत्र रहा है, और इसी कारण से नालंदा में, विक्रमशिला में हमें विश्वविद्यालय दिखाई देते हैं। बल्लभी एक जगह पड़ती थी गुजरात में, वहां भी हमें एक विश्वविद्यालय की जानकारी मिलती है। और उसके अलावा जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये तो पूरे वर्ल्ड का फेमस यूनिवर्सिटी थी। तो भारत ज्ञान विज्ञान में उस समय
बहुत आगे था और बहुत सारे हम लोगों को अच्छे वैज्ञानिक जो लोगों की जानकारियां मिलती हैं, बहुत सारे अच्छे साहित्य की। जैसे आपने देखा होगा कि आज भी जो साहित्य कालिदास ने लिख दिया है, वो उस लेवल का साहित्य कोई नहीं लिख पाता। कालिदास ने जो लिख दिया, अभिज्ञान, मेघदूत, कुमार संभव, जो इस तरह की रचनाएं कर दी हैं, ऐसी रचनाएं कोई भी साहित्यकार बाद में नहीं कर पाया। आर्यभट्ट, बारामिहिर, सुश्रुत, धन्वंतरी, चरक, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, जो मैथ के, फिजिक्स के और खगोल के जो सिद्धांत ये लोग देके गए हैं, आप देखिए आज भी उस तरह का शोध, उस तरह की मौलिक सोच भारत में नहीं दिखाई देती। आज आपने देखा होगा कि अधिकांश आविष्कार और खोजें होती हैं तो या तो यूरोप के लोग करते हैं, या अमेरिका के लोग करते हैं, या जापान के लोग करते हैं। लेकिन उस समय आपको देखा होगा कि बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं, वो बहुत सारी जानकारियां मौलिक रूप से भारत के विद्वानों ने उस समय दी हुई थी। तो कुल मिलाकर के इतिहास के माध्यम से हम लोगों को कई सारी चीजें ऐसी मालूम चलती है जो आज के परिवेश में हम लोगों को नहीं पता है। आगे हम जाएंगे, कुमार गुप्त के बाद अगला जो राजा है, और उस अगले राजा के बारे में हम केवल चर्चा करेंगे। एक राजा और है, उसके बाद फिर गुप्त वंश के समाज के ऊपर, उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर, उसकी राजनीति के ऊपर, उसमें अधिकारी कैसे होते थे, धर्म क्या था, संस्कृति क्या थी, कला और साहित्य क्या थे, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि उनके बहुत सारे राजा और भी होंगे, पर हम लोग केवल महत्वपूर्ण राजाओं की बात कर रहे हैं, और शुरू के जितने राजा हैं उन सब की हम लोगों ने चर्चा की हुई है। कुमार गुप्त के बाद 315 से लेके 415 से लेके 455 ईस्वी तक कुमार गुप्त का शासनकाल रहा। और कुमार गुप्त के बाद अगला जो उसका शासक बना, उसका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, आई थिंक स्कंद जो है कार्तिकेय या किसी का नाम भी है, मतलब गणेश के भाई का नाम शायद स्कंद कुछ है। आप लोग देख लेना, मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं शायद मिलता है कि स्कंद जो है, एक स्कंद पुराण भी है, एक आप अगर पढ़ेंगे तो एक स्कंद पुराण भी आता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि स्कंदगुप्त ने लगभग 12 वर्ष तक शासन किया, 455 से लेकर के और 467 ईस्वी तक। उसके बाद इसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत उदार व्यक्ति था, बहुत ऐसा राजा था जो प्रजा हितैषी। और जूनागढ़ अभिलेख से इसके शासनकाल में जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील थी, एक गुजरात में सुदर्शन झील थी, उस झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, बहुत पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने। और बाद में उस झील का पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन। रुद्रदामन एक शक राजा था, उसने उसका निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण सुदर्शन झील का। तो सुदर्शन झील जो थी, उसकी मूल जो उसकी स्थापना की थी, उसको जो बनवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, बहुत पहले की बात है। और उसके बाद फिर उसकी रिपेयरिंग करने का, मेंटेनेंस का काम करवाया था रुद्रदामन, जो शक राजा था। उसके बाद आगे चल करके स्कंदगुप्त के समय में, स्कंदगुप्त का समय था 455 ईस्वी के आसपास। मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका समय था 320 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व से लेकर के 298 तक। और जो रुद्रदामन था उसका समय था लगभग 160-65 ईस्वी, शक राजा था वो। और जो चंद्रगुप्त, ये जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त का समय है 467, 455 से 467, तो लगभग रुद्रदामन के 300 साल के आसपास, 300 साल बाद। तो ऐसा प्रमाण मिला है। और उस अभिलेख में लिखा है कि सुदर्शन झील में बहुत बारिश होने के कारण उसका बांध टूट गया था, और गुप्त शासक, गुप्त राजा स्कंदगुप्त ने इस सुदर्शन झील की पुनः मरम्मत करवाई थी। ये जानकारी हम लोगों को मिलती है। और इसके समय भारत में एक विचित्र घटना घटी। देखिए, भारत में क्या है कि समय समय पर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। मतलब अगर आप भारत के इतिहास को बहुत गहराई से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जैसे जब भारत का इतिहास बनना ही शुरू हुआ था, भारत का इतिहास बनना ही शुरू हुआ था, शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, जब मगध साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, तभी आप देखेंगे कि ईरानियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, ईरान के लोगों ने। और जब मगध साम्राज्य थोड़ा सा मजबूत हुआ तो आप पाएंगे कि सिकंदर ने आक्रमण कर दिया, जो यूनान का रहने वाला था, जो और आप फिर देखेंगे कि उसके बाद मगध साम्राज्य का में जो मौर्य साम्राज्य थे, मौर्य राजाओं का जैसे ही पतन हुआ
पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर उसके कुछ समय बाद शक और पल्लवों ने आक्रमण किया, फिर उसके बाद कुषाणों ने आक्रमण किया, और ये सब लोग फैल के भारत के बहुत सारे हिस्से में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसके बाद पुनः गुप्तों के रूप में भारत में एक राजनीतिक शक्ति बनी, लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, खास करके कुमारगुप्त के बाद कमजोर हुए, तो स्कंदगुप्त के समय एक और शक्ति ने आक्रमण किया भारत में, जिसको कहा जाता है हूण, जिसको कहा जाता है हूण। और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो आज के राजपूत हैं, जो लोग राजपूत हैं, वो संभवतः हूण लोग थे। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो हूण क्या थे, लड़ाका लोग थे, और ये बाहर से आए थे भारत में, और इन्होंने पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। तो कई इतिहासकारों का यह मानना है कि जो हूण थे, यही लोग बाद में चल करके राजपूत बन गए। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और हूणों के बाद आपने देखा होगा, हूण भी मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया से आने वाले सभी लोग आक्रमणकारी थे। आगे चल के आप देखेंगे इतिहास में मंगोल भी मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद आप देखेंगे तुर्की लोग, उन तुर्की लोगों ने भी भारत पर आक्रमण किया। अरब के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। फिर आप देखेंगे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया। और उसके बाद आप देखेंगे मुगलों के बाद आगे चल करके कि भारत पर डच, पुर्तगाली और अंग्रेज। तो भारत का एक जो इतिहास रहा है, अगर हम उसको बहुत ठीक से देखें तो आप पाएंगे कि हर 100, 200, 250 साल में यहां पर कोई ना कोई आक्रमण हुआ है, विदेश से कोई ना कोई आक्रमण हुआ है। इसलिए, और आक्रमण में खाली एक आदमी नहीं आता था, हजारों लाखों की संख्या में लोग आते थे आक्रमण करने। तो इससे क्या हुआ है कि भारत में बहुत सारे विदेशी लोगों ने आक्रमण किया, यहां पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की और यही रहने लगे। तो उनके आचार विचार, खान पान, संस्कृति धीरे धीरे यहीं पे ढल गई। तो कुछ उन्होंने भारत को प्रभावित किया और कुछ भारत की संस्कृति उन्होंने सीख ली। तो भारत में जो जातियां हैं, वो जातियों के बारे में अगर हम लोग गौर से सोचें तो आप पाएंगे कि ये बहुत बड़ा मिक्सअप है। जो जातियां हैं, ये बहुत बड़ा सम्मिश्रण है। भारत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्योर होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए यूनानी आए, उन्होंने यहाँ की महिलाओं से विवाह किया और फिर वो मिक्स होगी एक रेस। उसके बाद शक आए, शकों ने भारत पर बाद में शकों ने बिल्कुल हिंदू तौर तरीके अपना लिए, तो उन्होंने यहाँ की महिलाओं से शादी की होगी, वो मिक्स हो गए। उसके बाद कुषाण आए, कुषाणों की बहुत बड़ी संख्या में कुषाण लोग आए, उन्होंने भी भारत में यहाँ की महिलाओं से विवाह किया होगा, तो एक और नई जाति यहाँ मिक्सअप हुई होगी। और शुरू में अगर आप जाएं इतिहास में तो आप पाएंगे कि आर्य लोग भारत में बाहर से आए थे। जो आर्य हैं, आर्यंस, वो लोग भारत में बाहर से आए थे। तो कुल मिलाकर के भारत में जो एक हम लोग बहुत विशुद्ध जो है प्रजाति की बात नहीं कर सकते। भारत में अगर जातीय विशुद्धता की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि ये जो है सबसे अधिक अगर कहीं रही होगी तो ये दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो आपको सभी लोग एक से मिलेंगे, अधिकांश लोगों का रंग रूप और आपको एक सा मिलेगा। तो वहां, हालांकि वहां भी मिक्सअप हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ है। आप अगर पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, जैसे आप जाइएगा आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तो वहां की जातियां, वहां के सभी लोग एक से ही हैं, मतलब सबका कलर एक सा है। आपको वहां पे ऐसे सांवले रंग के लोग नहीं मिलेंगे। अगर आप जाएंगे मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल में तो आपको सांवले लोग नहीं मिलेंगे। तो ये दर्शाता है कि उत्तर भारत में, खास करके मध्य प्रदेश से ऊपर जो हिस्सा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो सारा एरिया, इस एरिया में बहुत सारी जातियां समय समय पर आई हैं, इसलिए यहां सारे मिक्सअप हो गए हैं। जैसे पहले ये कहा जाता था कि जो आर्य आए थे, आर्य श्वेत वर्ण के थे, आर्य गोरे रंग के थे। आप देखिए, जब आर्यों का यह सम्मिश्रण हुआ तो आपने देखा कि सब लोग मिक्स हो गए। हाँ, अभी आ रहे हैं बस। तो सारे लोग मिक्स हो गए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये सारा का सारा एक सम्मिश्रण हम लोगों को यहां पर जातियों का भारत में दिखाई देता है। इसलिए भारत में कहने के लिए कोई कहता रहे, लेकिन भारत में, उत्तर भारत में जातीय शुद्धता एक बहुत बड़ा विषय है। मतलब जाति का मतलब कास्ट नहीं, रेस बोलते हैं इसको, जाति को
मानव शास्त्र की भाषा में। तो जो रेस है, उस रेस की जो शुद्धता है, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा इन्वेजन हुए हैं, इतने ज्यादा यहाँ पर आक्रमण हुए हैं, इतना ज्यादा मिक्सअप हुआ है, तो वो निर्धारण कर पाना मुश्किल है। इसलिए आप देखिए कि उस सारे आक्रमणों, इन्वेजनों के कारण आपको हर जाति में, उत्तर भारत में हर तरह के लोग मिलेंगे। जैसे लंबे मिलेंगे आपको हर जाति में, अगर जो कास्ट अगर देखें भारत में, तो हर जाति में उत्तर भारत में आपको लंबे लोग भी मिलेंगे, छोटे भी मिल जाएंगे, गोरे भी मिलेंगे, काले भी मिलेंगे, मोटे भी मिलेंगे, पतले भी मिलेंगे। तो ये सारा क्या हुआ, मिक्सअप हुआ है, ये सारी की सारी चीजें मिक्सअप हुई हैं। लेकिन इससे सबसे कम जो प्रभावित हुआ है वो है निचली जातियां, जो जैसे आदिवासी लोग अभी भी एक से ही थे, क्योंकि वो जंगलों में चले गए और उनके साथ इनका मिक्सअप नहीं हुआ। बाकी जो ऐसी जातियां जो सामाजिक परिदृश्य से बाहर थी, जिनको उस समाज के सिस्टम में बाहर रखा जाता था, उनका संरक्षण नहीं हुआ, तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो फीचर्स, लक्षण हैं, आपको अभी भी एक से ही दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारा का सारा परिदृश्य है। उसके बाद स्कंदगुप्त आखिरी शक्तिशाली सम्राट था, और इसके समय यह कहा जाता है, कुछ मैं आपको जानकारी देता हूं, कि हूण बहुत दुर्दांत कबीले के लोग थे, उन्होंने आक्रमण किया और हूणों ने रोमन साम्राज्य को भी हिला के रख दिया था। हिंदुकुश पर्वत को पार करके फारस और भारत की ओर आए, गंधार पे कब्जा कर लिया, और बाद में गुप्तों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वो बने रहे। और आगे चल करके हम देखते हैं कि गुप्तों की शक्ति को ही हूणों के आक्रमण ने खत्म कर दिया भारत में। आज की चर्चा हम लोग पॉलिटिकली यहीं तक रखेंगे, और मैं इस समय मंत्री जी के आवास पर हूं, तो मंत्री जी बुला रहे हैं, थोड़ा कुछ काम होगा, तो कल हम लोग चर्चा करेंगे। और आज केवल हम लोगों ने पॉलिटिकल चर्चा की है गुप्तों के बारे में। ये अंतिम राजा था स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त के बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे इनके समय के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य की जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, और पूरा का पूरा एक एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने भारतीय इतिहास को बदला। तो आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए। आपके क्वेश्चन मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, बाद में करूंगा। थोड़ा आज की चर्चा का समय कम रहा, लगभग 50 मिनट की हमने चर्चा की। कल हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कोई भी सवाल रहता है, तो आप लोग इसमें कमेंट में लिख दीजिए, मैं आकर के चेक कर लूंगा, और हम लोग मैं उसका आंसर भी आपको दे दूंगा। आप सभी लोगों इसी के साथ हम लोग चर्चा को विराम देंगे। आप सब लोग इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।